Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today is our first topic, Political Science Paper A, CSS, PMS and PPSC syllabus. Lecture number 1. The topic name is Ideal State of Plato. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्लाटो की लाइफ हिस्ट्री देखेंगे। Let's start from the very first page. Page number 1, Life History of Plato. Plato belongs to royal blood. प्लाटो एक शाही खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। Born in Athens in 428. He was the pupil of Socrates. वो सक्रात के शागिर्द खास थे। Page number 2, book name. The book name is रिपब्लिक। रिपब्लिक का जिक्र करना इंतहाई अहम था, इसी वजह से मैंने इसे स्लाइड में लिखा है, क्योंकि जो आज का हमारा टॉपिक है आइडियल स्टेट ऑफ प्लाटो, आइडियल स्टेट ऑफ प्लाटो किस बुक से लिया गया है वो है रिपब्लिक। इसी वजह से आपको ये नाम याद करना पड़ेगा, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। द रिपब्लिक इज अ सोक्रेटिक डायलॉग। जो रिपब्लिक बुक है वो बेसिकली सोक्रेटिक डायलॉग्स पर लिखी गई है, और लिखी किसने है? उसके शागिर्द खास ने, जिनका नाम था प्लाटो। अराउंड 375 BCE कंसर्निंग जस्टिस। किसके मुतल्लिक लिखी गई है ये बुक? ये जस्टिस के मुतल्लिक, इंसाफ के मुतल्लिक। स्टूडेंट, जो इंसाफ आप समझ रहे हैं वो इंसाफ नहीं, ये एक ऑर्डर का इंसाफ है, सीक्वेंस का, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का, जो आगे चलकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। द ऑर्डर एंड कैरेक्टर ऑफ जस्ट सिटी स्टेट एंड द जस्ट मैन। कि आदमी सिटी स्टेट के लिए बनाया गया है, और जो सिटी स्टेट है वो राइट प्रोवाइड करती है आदमी को। उसके बाद पेज नंबर 3, आइडियल स्टेट। द आइडियल स्टेट इज फॉर ऑल द पीपल एंड फॉर ऑल क्लाइम्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आइडियल स्टेट है वो तमाम लोगों के लिए है जो उस सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं, जो उस सिटी स्टेट के अंदर मौजूद हैं। सिटी स्टेट कौन सा शहर था? वो था एथेंस। फॉर ऑल क्लाइम्स, जैसे भी हालात हों इसे आइडियल स्टेट ही रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, प्लाटो आर्ग्यूड दैट द आइडियल स्टेट, one which ensured the maximum possible happiness for all its citizens, could only be brought into being by a ruler possessed by absolute knowledge. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आइडियल स्टेट वो स्टेट है जो हर एक शख्स को मुमकिन हद तक मैक्सिमम पॉसिबल हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, हर एक सिटीजन को। और इसके बाद वो कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है, मुमकिन है एक ऐसे रूलर से जो कि एब्सोल्यूट नॉलेज रखता हो। उसे आइडियल स्टेट के बारे में हर एक चीज का इल्म होना चाहिए, और उस फिलासफर को ये इल्म कहां से आएगा? वो फिलासफिकल स्टडी से हासिल करेगा। ही विल ऑब्टेन थ्रू फिलासफिकल स्टडी। ओके, इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 4 पर और देखते हैं एनालॉजी ऑफ आइडियल स्टेट को। एनालॉजी ऑफ आइडियल स्टेट में फीचर्स कौन से हैं? इसमें दो फीचर्स पॉपुलस हैं। द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल एंड द अनदर वन इज स्टेट। इसका मतलब है कि जो आइडियल स्टेट है वो इंडिविजुअल और स्टेट के दरमियान एक रब्त है, एक रिलेशन है, कि जो इंडिविजुअल होता है वो स्टेट के लिए बना हुआ है, और जो स्टेट है वो इंडिविजुअल के लिए है, उसकी हैप्पीनेस के लिए है। पॉइंट नंबर 2,
Individual is for state and state is for individual. Point number 3, individual will work for the state and state will provide its right. जो इंडिविजुअल होगा वो काम करेगा फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के थ्रू, वो काम करेगा अपनी स्टेट के लिए, और जो स्टेट होगी बदले में उसे प्रोवाइड करेगी उसके राइट्स। इसके बाद पेज नंबर 5, सक्सेसिव स्टेप्स। आइडियल स्टेट के जो सक्सेसिव स्टेप्स थे जो प्लाटो ने दिए थे वो कौन कौन से थे? देयर आर 3 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज, which is the most important step in the ideal state of the Plato. Point number 1, man and woman are equal. कि आदमी और औरतें, खवातीन, फीमेल्स, जेंडर्स की बात कर रहा है वो, मेल एंड फीमेल्स की, कि वो दोनों इक्वल हैं। लेकिन इक्वल किस चीज में है ये भी उसने खुद ही बताया, बट दे आर इक्वल इन डिग्री। वो डिग्री के अंदर तो इक्वल हैं, नॉट इन काइंड। लेकिन काइंड के अंदर वो एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका रिजल्टेंट हमें क्या मिलता है? हैंस दे नीड इक्वल एजुकेशन। वो कहता है कि क्योंकि ये डिग्री के अंदर बराबर हैं तो इसी वजह से इन्हें चाहिए और इन्हें जरूरत होती है इक्वल एजुकेशन की। इन्हें इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। किसके अंदर? आइडियल स्टेट के अंदर। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड वाइव्स में जो हमारे पास परफेक्ट गार्डियन क्लास होगी, जिसको मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करने वाला हूं। परफेक्ट गार्डियन क्लास, जिसे रूलर क्लास भी कहा जाता है, जिसे ऑक्सिलरी क्लास भी कहा जाता है, जिसे किंग भी कहा जाता है। क्लास हैज नन, उसकी ना ही कोई प्रॉपर्टी है और ना ही वाइव्स है। वाइव्स मीन उसके पास कोई फैमिली मौजूद नहीं होती। पॉइंट नंबर 3, इंट्रोडक्शन ऑफ रूल्स ऑफ फिलॉसफी। विर्चू इज नॉलेज। इस सक्सेसिव स्टेप में तीसरा स्टेप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो एजुकेशन के रिलेटेड है, जिसके जरिए से फिलॉसफिकल एजुकेशन हासिल करके कोई भी शख्स किंग बन सकता है, और ये एक स्पेशल एजुकेशन का पार्ट होता है। इंट्रोडक्शन ऑफ रूल्स ऑफ फिलॉसफी। फिलॉसफी के जो रूल्स हैं उन्हें इंट्रोड्यूस करना। किसके थ्रू? विर्चू इज नॉलेज। विर्चू इज नॉलेज के थ्रू। इसके बाद पेज नंबर 6, डिवीजन ऑफ मैन। उसने यहां पर 3 क्लासेस बनाई थी, 3 क्लासेस थी। द फर्स्ट वन इज perfect guardian class. The second one is ordinary guardian's class. And the third one is non-guardian class. Let's explain them. Page number 7. The first heading is perfect guardian's class. The perfect guardian class कौन सी क्लास है? Let's explain it. The first group is called the guardians or auxiliary, who are sometimes referred to as rulers or philosopher kings. Now let's explain the first heading, which is perfect guardians class, page number 7. Point number 1, the first group is called the guardians auxiliary, who are sometimes referred to as रूलर्स और फिलॉसफर किंग्स। इन्हें फिलॉसफर किंग कहा जाता है या फिर रूलर्स भी कहा जाता है, और इन्हें परफेक्ट गार्डियंस क्लास भी कहा जाता है और ऑक्सिलरी क्लास भी कहा जाता है। ये लीडर्स होते हैं, इनके पास रीजंस और विजडम मौजूद होती है क्योंकि इनके पास फिलॉसफिकल नॉलेज होता है, क्योंकि इनके पास स्पेशल एजुकेशन होती है। इसी वजह से इन्हें लीडर्स बनाया गया है, इन्हें किंग बनाया गया है। Point number 2, the guardians are the military or rulers of the city. जो गार्डियंस होते हैं, परफेक्ट गार्डियन क्लास की बात हो रही है, वो रूलर्स होते हैं और उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वो बेहतरीन होती है, वो अच्छी होती है, फिजिकली वो स्ट्रांग होते हैं। दे मस्ट ऑप्टिमाइज
फिजिकल स्ट्रेंथ। इसके अलावा और भी फीचर्स मौजूद होने चाहिए, जैसे कि स्पिरिटेडनेस एंड अ लव फॉर लर्निंग। उन्हें एजुकेशन हासिल करने का, सीखने का शौक होना चाहिए, उससे मोहब्बत करते हों। पॉइंट नंबर 3, दे कंटेन द एलिमेंट ऑफ विजडम एंड रीजन। ये इंतहा के ज़हीन लोग होने चाहिए। कौन कह रहा है? प्लाटो। किसके लिए कह रहा है? परफेक्ट गार्डियंस क्लास के लिए कह रहा है कि जो लीडर्स, किंग्स, ऑक्सिलरी क्लास या परफेक्ट गार्डियंस होंगे, उनके पास विजडम का एलिमेंट मौजूद होगा और वो रीजन रखने वाले लोग होंगे। उनके पास लॉजिकल रीजंस मौजूद होंगी, उनके पास लॉजिकल नॉलेज मौजूद होगा, उनके पास लॉजिकल विजडम मौजूद होगी, उनके पास लॉजिकल फिलॉसफिकल एजुकेशन मौजूद होगी। पेज नंबर 8, सेकंड हेडिंग, ऑर्डिनरी गार्डियन क्लास। प्लाटो ने दूसरी जो फॉर्म बताई मैन की, जिसमें गार्डियंस या सोल्जर्स को रिप्रेजेंट किया गया। अब सोल्जर और गार्डियंस में जो एलिमेंट पाया जाता था वो कौन सा है? वो है स्पिरिट और करेज का। दोज हु कीप ऑर्डर इन द सोसाइटी, ये मुआशरे के अंदर नज्मो जब्त रखते हैं, ये ऑर्डर रखते हैं, सीक्वेंस रखते हैं, तरतीब रखते हैं। एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इन्वेडर्स, और बाहर से जितने भी बैरूनी नुकसानदेह अवामिल होते हैं उनसे महफूज रखते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं। पॉइंट नंबर 2, दे कंटेन द एलिमेंट ऑफ स्पिरिट एंड करेज। उनके अंदर स्पिरिट और करेज का एलिमेंट डोमिनेंट होता है, गालिब होता है, डोमिनेंट। कौन कौन सी चीजें डोमिनेंट है? एक स्पिरिट और एक करेज। इसी वजह से ये क्लास सोसाइटी को या सिटी स्टेट को क्या करेगी? प्रोटेक्ट करेगी और एक सोसाइटी को ऑर्डर में रखेगी। नाउ लेट वी एक्सप्लेन द पेज नंबर 9, हेडिंग नंबर 3, नॉन गार्डियंस क्लास, द थर्ड टाइप ऑफ द मैन which is described by the Plato. Point number 1, the non-guardians class is also known as workers or labor class. प्लाटो कहता है कि तीसरी जो क्लास है, क्योंकि मुल्क के लिए काम करने वाले भी चाहिए, जैसा कि मुल्क को चलाने वाले चाहिए थे। फर्स्ट परफेक्ट क्लास थी वो, फर्स्ट परफेक्ट गार्डियन क्लास थी वो। सेकंड एक ऑर्डिनरी क्लास भी थी जो मुल्क की हिफाजत कर रही थी, उसे प्रोटेक्ट कर रही थी और सोसाइटी को एक ऑर्डर में रन कर रही थी। इसके बाद थर्ड है नॉन गार्डियन क्लास। चूंकि मुल्क में, सिटी में, एरिया में, सिटी स्टेट के अंदर वर्कर्स और लेबर्स का होना भी बहुत ज़रूरी होता है, इसी वजह से वो कहता है कि आइडियल स्टेट के अंदर वर्कर्स और लेबर भी एक क्लास रखते हैं, उनकी भी एक क्लास है। पॉइंट नंबर 2, द लेबरर्स हु मेक द गुड्स एंड सर्विसेज इन सोसाइटी। चीजें बनाते हैं, अशिया बनाते हैं, ये बेसिकली प्रोड्यूसर क्लास है। प्रोड्यूसर, ये प्रोडक्ट्स बनाने वाली क्लास है और प्रोडक्ट्स बना के ये सर्विस देती हैं सोसाइटी को, मुआशरे को, मुआशरे की खिदमत करती हैं, इसीलिए इसे नॉन गार्डियन क्लास कहा गया। इसके जिम्मा ऑर्डर नहीं है, इसके जिम्मा ना ही रूलिंग है, इसके जिम्मा सिर्फ और सिर्फ क्या है? प्रोडक्शन करना। ये लेबर क्लास है, ये प्रोड्यूस करेगी गुड्स को और सर्विसेज करेगी सोसाइटीज के अंदर। पॉइंट नंबर 3, इन दिस क्लास एपिटाइट एलिमेंट इज डोमिनेंट। जो भूख का एक एलिमेंट होता है, इसी वजह से लेबर क्लास में भूख का जो एलिमेंट है वो डोमिनेंट हो जाता है। इन दिस क्लास एपिटाइट एलिमेंट इज डोमिनेंट। इसके बाद है पेज नंबर 10, स्कीम ऑफ एजुकेशन। जो आइडियल स्टेट में स्कीम ऑफ एजुकेशन दी प्लाटो ने, उसके 3 स्टेप्स हैं, या हम कह सकते हैं 3 कैटेगरीज हैं। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सारे के सारे लोग हासिल करते हैं,
वो सबकी जिम्मेदारी है। इन दिस एजुकेशन सिस्टम द नॉलेज ऑफ आर्ट्स इज टेकन। आर्ट्स का नॉलेज, आर्ट्स सब्जेक्ट का नॉलेज हासिल किया जाता है। इसके बाद ये सिलसिला रुकता नहीं, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन या हायर एजुकेशन भी हासिल करनी पड़ती है। इन दिस एजुकेशन सिस्टम द नॉलेज ऑफ साइंस इज टेकन। इसमें साइंस का नॉलेज हासिल करना जरूरी ठहरा है। प्लाटो ने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन के बाद जो सेकेंडरी या हायर एजुकेशन है उसमें आपने साइंस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड नॉलेज हासिल करना है, एजुकेशन हासिल करनी है। द थर्ड वन इज स्पेशल एजुकेशन, जिसके जरिए से एक किंगशिप मिलती है, एक किंग बन रहा होता है, जिसे हम फिलोसफर किंग कहते हैं। इन दिस एजुकेशन सिस्टम द नॉलेज ऑफ फिलॉसफी इज टेकन। सबसे पहले कौन सी एजुकेशन हासिल करनी है? प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी। प्राइमरी सबके लिए है और सेकेंडरी जो करना चाहे उसके लिए है, और जो स्पेशल एजुकेशन है वो किंग के लिए। जो किंग है वो प्राइमरी एजुकेशन भी हासिल करेगा, वो सेकेंडरी या हायर एजुकेशन भी हासिल करेगा और स्पेशल एजुकेशन भी हासिल करेगा, तब जाकर वो किंग बनेगा। इसका एक अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एजुकेशन सिस्टम ऑफ द प्लाटो। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद है पेज नंबर 11, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। व्हाट इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन? फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्लाटो ने जो आइडियल स्टेट में डिवीजन ऑफ क्लासेस की, डिवीजन ऑफ मैन की, उसी के रिलेटेड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन का फैक्टर बयान किया। इसका मतलब है कि जो परफेक्ट गार्डियन या ऑक्सिलरी क्लास है या रूलर क्लास है, जिसमें फिलोसफर किंग्स वगैरह बनते हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ लीड करना है, रूल करना है। ना ही वो ऑर्डिनरी गार्डियन क्लास के काम करेगी, ना ही वो क्लास नॉन ऑर्डिनरी और नॉन गार्डियन क्लास के काम करेगी। वो सिर्फ और सिर्फ उसका क्या काम होगा? उसका काम होगा वो रूल करेगी। फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, जिस तरह हमारे स्टमक का काम है डाइजेशन करना, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, नर्वस सिस्टम का काम है द ट्रांसलेशन ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह फंक्शनल स्पेशलाइजेशन में प्लाटो कहता है कि जिस शख्स को, जिस क्लास को, जिस मैन को जो काम दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ वही करेगा, इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकता। सेकंड क्लास, जिस तरह ऑर्डिनरी गार्डियन क्लास है, जिसे हम सोल्जर क्लास भी कहते हैं, जिनके अंदर स्पिरिट और करेज जैसे एलिमेंट डोमिनेंट होते हैं, उसका काम है मुल्क को डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना फॉरेन इन्वेडर से। वो सिर्फ और सिर्फ वही काम परफॉर्म करेंगे, या फिर सोसाइटी के अंदर ऑर्डर रखना। इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। इसी वजह से उनका वो खास काम है जो वो परफॉर्म करेंगे, उसी को फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कहा जाता है। लास्ट वन इज नॉन गार्डियन क्लास, जिसे वर्कर क्लास या लेबरर क्लास भी कहा जाता है। उनका काम है प्रोडक्शन करना, वो एक प्रोड्यूसिंग क्लास है, वो प्रोड्यूस करेगी गुड्स को और फिर सर्विस देगी सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा उसका ना ही रूलिंग क्लास के साथ कोई काम है और ना ही सिपरेट और करेजस क्लास के साथ कोई काम है, जिसे हम कहते हैं ऑर्डिनरी गार्डियन क्लास, द सेकंड क्लास सोल्जर क्लास, द सेकंड क्लास सोल्जर क्लास, ठीक है। प्लाटो asserts that functional specialization demands from every social class to specialize itself, कि हर क्लास अपने काम के लिहाज से स्पेशल होगी, किसी ने किसी दूसरे के काम में टांग नहीं अटकानी।
किसी ने किसी दूसरे का काम नहीं करना, जो काम सौंपा गया है सिर्फ वही करेंगे। इसे कहते हैं फंक्शनल स्पेशलाइजेशन ऑफ द आइडियल स्टेट गिवन बाय द प्लाटो इन रिपब्लिक इटसेल्फ इन द स्टेशन ऑफ लाइफ अलॉटेड टू इट। उसकी जिंदगी के मुतल्लिक जो काम उसकी डोमिनेंट एलिमेंट के रिलेटेड जो काम उसे सौंप दिया गया है वो सिर्फ वही काम करेगा, इसके अलावा वो कोई काम नहीं कर सकता। इसी वजह से इसे कहते हैं हम आइडियल स्टेट। और यही वो जस्टिस है जो मैंने आपको कहा था कि मैं आगे चलकर बताऊंगा। जस्टिस का मतलब भी यही है कि हर शख्स अपना काम परफॉर्म करेगा, किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। इसे जस्टिस कहते हैं। अब मेरे ख्याल से जस्टिस का जो वर्ड था, जो टर्म थी, वो आपके जहन में आ चुकी है, आप समझ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास पेज नंबर 12 है जिसमें कंक्लूजन है। ये जो थ्योरी थी ये सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन थी कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे बिल्कुल परफेक्शन की जानिब ये बढ़ रही थी थ्योरी। बल्कि इसे कहा जाता है कि ये परफेक्ट थ्योरी थी। आइडियल स्टेट के अकॉर्डिंगली ये एक परफेक्ट थ्योरी थी, लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन करना आसान नहीं था और ना ही मुमकिन था। इसी वजह से दिस थ्योरी इज परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म आइडियल स्टेट बट नॉट हैव इंप्लीमेंटेशंस। इसकी इंप्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकती। उसकी रीजन वो हम क्रिटिसिज्म में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, वो ऐसे कि अगर एक शख्स में भूख पाई जाती है, एपिटाइट का एलिमेंट डोमिनेंट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके अंदर करेज नहीं है या वो किंग नहीं बन सकता। मतलब अगर लास्ट क्लास है हमारे पास, नॉन गार्डियन क्लास है, उसमें भूख का, एपिटाइट का जो एलिमेंट है वो डोमिनेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो करेजस नहीं है या उसके अंदर स्पिरिट मौजूद नहीं है या फिर उसके पास फिलॉसफिकल नॉलेज नहीं है या वो हासिल ही नहीं कर सकता और ना ही वो किंग बन सकता है। मतलब एक शख्स के अंदर ढेरों खूबियां पाई जाती हैं, जिस तरह खामियां होती हैं उसी तरह खूबियां भी होती हैं। तो उसने ये चीज परमानेंट कर दी थी, मुस्तकिल कर दी थी, कांस्टेंट कर दी थी कि हर शख्स अपना काम ही परफॉर्म करेगा, दूसरे के काम में वो दखल अंदाजी नहीं करेगा। ये इंप्लीमेंटेशन नहीं हो सकती थी। अब जो भी क्वेश्चन हो, जिस स्टूडेंट का भी क्वेश्चन हो, वो मुझसे वीडियो लिंक के नीचे भी पूछ सकता है कमेंट बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप नंबर पे भी पूछ सकता है। फिर जो क्वेश्चन होंगे वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के स्टार्ट में सॉल्व कर देंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जो सेकंड लेक्चर होगा हमारा वो होगा क्रिटिसिज्म अबाउट आइडियल स्टेट गिवन बाय द प्लाटो। उस पर हम क्रिटिसाइज करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।